70 का दशक था। मुंगेर जिले के एक गांव में अपने दादाजी के नाम पर बसे टोले में उस बच्ची का जन्म हुआ था। बांस की टहनियों से, जिसे स्थानीय भाषा में करची कहते हैं, बने दीवार की घर जिस पर मिट्टी का लेप लगाकर ठोस बनाया जाता था, छप्पर फूस की हुआ करती थी। ऐसे में बाढ़ की समस्या बहुत विकट हुआ करती थी। बच्ची कुछ ही दिनों की थी और बाढ़ का जल घर के आंगन में पहुंच चुका था। जब घर ही फूस की हो तो फ्लोर का सिस्टम तो होता नहीं कि निचले तल्ले से ऊपर चले जाएं। तो ऐसे में सारे लोग कहीं एक ऊंचे जगह पर इकट्ठा हो जाते थे खाने का सामान लेकर। प्रसूता अपनी बच्ची को ऐसे में लेकर कहाँ जाती। पिता ने घर में ही माँ और बच्ची की खाट को बांस के सहारे एक ऐसे झूलते बिस्तर में बदला जिसे रस्सी की सहायता से खींचकर ऊपर किया जा सकता था। जल का स्तर जैसे जैसे बढ़ता, पिता और घर के अन्य लोग रस्सी को नीचे खींचते खाट ऊपर की ओर उठती जाती। अंदाजा लगाया जाता कि आज पानी कितना बढ़ेगा रात में। माँ को सूखे कपड़े, बच्ची के पोषण के लिए माँ का उचित आहार आदि बनाना और पहुंचाना दुष्कर हो जाता था। गंगा माँ बढ़ती ही रही। अंत में ऐसा भी दिन आया जब खाट अपने उच्चतम स्तर पर था और जल खाट से बस कुछ इंच नीचे। ऊपर की बारिश, नीचे का जल में तैरते सर्प भी यदा कदा दिखते। माँ भगवती की कृपा हुई और उस रात के बाद जल स्तर गिरने लगा। वो बच्ची मेरी माँ थी जिसने मुझे कुछ समय पूर्व यह कहानी सुनाई थी। इस सप्ताह 2 दिन के लिए मैं अपने घर गया था। उस घटना को 5 दशक बीत गए हैं, लेकिन समाधान आज भी नहीं है। मैंने अपने मामा जी से बात की कि अभी जल का स्तर कितना है। अब मकान पक्का बन गया है, लेकिन रसोई अभी भी फूस के घर में ही है। मेरी नानी और उनकी 2 बहुएं मेरे मामा जी की सलाह पर अपने अपने नहर चली गई, लेकिन मामा जी घर छोड़कर नहीं जा सकते। वहाँ 2 गायें हैं जिनके रहने की व्यवस्था थोड़ी ऊंची जगह पर की गई थी, लेकिन समस्या यह है कि माँ गंगा जब विस्तार पाती हैं तो कोई भी ऊंची जगह ऊंची नहीं रह जाती। पहले दिन मैंने जब बात की तो मामा जी ने कहा कि वो घर की छत पर रह रहे हैं और चूड़ा और भिगोए हुए चने आदि से काम चला रहे हैं। गाय के बथान तक पानी नहीं चढ़ा था। अगले दिन बताया गया कि उसमें भी पानी चला गया। मैंने कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ भेज देते, क्योंकि पानी चढ़ने का तो अंदाजा होना चाहिए था आपको। उन्होंने कहा कि एक आध दिन सोचा कि देख लेते हैं, फिर कुछ सोचेंगे। एक गाय को नाव पर लादकर सूखे जगह तक उतारने का खर्च 3000 रुपया है। कई लोग जिनके पास ज़्यादा गाय भैंसे हैं वो सावन आते ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, उनके बगीचे खेतों में अपनी गाय रखते हैं और बाढ़ खत्म होने के बाद वापस आते हैं। आपने अगर कभी सड़कों पर गाय भैंसों के झुंड को लगातार जाते देखा हो तो ये उसी बाढ़ के वार्षिक पलायन का हिस्सा है। आप में से अधिकांश लोगों ने बाढ़ के बारे में सुना होगा या कुछ तस्वीरें देखी होंगी। पानी में जाते लोग, अनाज सर पर ले जाता नवयुवक, बकरी का बच्चा हाथ में लिए हुए बालक, जलमग्न गांव, बहता हुआ पुल, सड़क पर फंसी बस, हवाई जायजा लेते नेता। लेकिन बाढ़ इससे आगे बहुत कुछ है जिसकी विभीषिका का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप यह सोचिए कि व्यक्ति सुबह उठेगा, शौच कहाँ करेगा। महिलाएं शौच या लघुशंका कहाँ करेंगी। कितने दिनों तक बच्चों को आप चना या सूखा चूड़ा खिला सकते हैं। आप छत पर हैं और आपने किसी की संदूक को बहते हुए देखा तो आप उसे रोककर बांध लेते हैं ताकि बाढ़ खत्म होने के बाद कोई उसे खोजता हुआ है तो उसे दिया जा सके। बाढ़ वाले इलाकों में लोग अपनी बेटी नहीं ब्याहते। वहाँ विकास सबसे बाद में पहुँचता है और जब पहुँचता है तो भ्रष्टाचार की मिलावट ऐसी होती है कि अगली बारिश में वो बह जाता है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी नानी ने मुझे ननिहाल में कुछ सालों तक रखा। गंगा जी मेरे घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे थे। हर रोज गंगा जी में ही नहाता था। अगली बार जब ननिहाल गया तो पूरा टोला अलग जगह पर बसा हुआ। क्यों? क्योंकि गंगा जी हर कटान के बाद अपनी जगह बदल लेती है। वही परिवार जिसके मुखिया के नाम पर, यानी मेरे परनाना के नाम पर टोले का नाम था, उसकी अधिकतर जमीन एक ही बार में जलमग्न हो गई। कल तक आप मिडिल क्लास थे, अपर क्लास थे, एक बाढ़ आपको गंगा जी में डुबा देता है। आपके खाने पर आफत आ जाती है। फिर आप प्रतीक्षा करते हैं कि अगली बार में शायद गंगा माता की कृपा हो और वो बढ़कर कहीं और चली जाए। आपका खेत बाहर आएगा, किसी और का डूब जाएगा। ये वृत्तीय उपक्रम चलता रहता है। मेरे ननिहाल का पूरा टोला बगल के गांव के किसी सज्जन पुरुष द्वारा लीज पर दिया गया है। वो उसका रेंट भी नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है यह पाप होगा। आप सोचिए वैसी स्थिति कितने गांव की होती होगी। बाढ़ पर लगातार लिखने वाले, इस समस्या पर शोध और अध्ययन करने वाले डॉक्टर दिनेश मिश्र बताते हैं कि 1952 में देश की 2.5 करोड़ हेक्टेयर धरती बाढ़ प्रभावित होती थी और आज यह दुगनी होकर 5 करोड़ हो गई। बिहार का हाल और भी बुरा है। 52 में बिहार की 25 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित थी। आज यह आंकड़ा 73 लाख हेक्टेयर हो गया। आप यह सोचिए कि तमाम योजनाओं के बाद भी बाढ़ का प्रभाव घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है, और आपदा का पैकेज भी। लेकिन जिसका घर डूबता है, जिसका परिवार लाचार होकर बाढ़ के महीने गुजारता है, उसकी स्थिति खराब होती, अच्छी नहीं। डॉक्टर दिनेश जी ने अपने मित्र की आप बीती अपने फेसबुक पर रखी। बेगूसराय जिला जो मेरा है, उसी के मटिहानी प्रखंड में चितरौर गांव है, जहां 86 वर्ष के सत्यदेव राय रहते हैं। उन्होंने बताया,
गंगा 1905-6 में जहां थी उससे अब तक लगभग 7 किलोमीटर उत्तर आ गई। हम लोगों को इस जगह पर आए 45 साल हो गए और यहाँ हम 7 बार कटने यानी बाढ़ के कटाव के बाद पहुंचे हैं। 32-33 से जो कटाव शुरू हुआ है तब से यह 7वां कटाव है। गंगा में कितना पानी कब आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। उस लेवल के हिसाब से यहाँ शौचालय बनवाते हैं लोग, मगर 3 साल पहले उसमें भी पानी चला आया था। ये सारी समस्याएं इतनी छोटी लगती हैं कि हम इस पर सोचते तक नहीं है। शौचालय की टंकी एक बार में भर जाती है और हर साल गरीब आदमी नई टंकी तो नहीं बनवा सकता, फिर वो करेगा क्या? सत्यदेव राय एक और समस्या पर बताते हैं कि पक्का घर बनवाने के पीछे क्या कारण है। पहले बांस फूस का मकान हुआ करता था, अब पक्का बनाना पड़ता है। एक तो बाहर से बचाव के लिए और दूसरा बच्चों की शादी के लिए। फूस के मकान वालों के यहाँ ना तो कोई अपनी लड़की देता है, ना ही ऐसे परिवार की लड़की अपने यहाँ लेता है। लोग आते हैं शादी के लिए तो पूछते हैं कि ऐसी हालत क्यों है घर द्वार की। लड़की को तो ज्यादा दिन घर में नहीं रख सकते, अब उसकी शादी करेंगे या मकान बनवाएंगे। यही स्थिति है, तब क्या करें? टट्टी पेशाब सब पानी में, वो भी बैठे हुए नहीं कर सकते। जितने समय मुड़े रह सके उतने ही समय बस चलता है, फिर या तो खड़ा होना पड़ेगा या फिर पानी में ही बैठना पड़ेगा। इस तरफ वाले घर के साथ शौचालय इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि कोई ठीक नहीं कब गंगा माता उसे साथ लेकर चली जाएंगी। डॉक्टर साहब के फेसबुक वॉल पर आप जाएंगे तो हर दिन आपको नई सूचना मिलेगी। उनका शोध जल को ही लेकर है, लेकिन ऐसे विद्वानों को हमारी सरकार कभी भी गंभीरता से नहीं लेती। डॉक्टर साहब का पूरा जीवन बाढ़ और सूखे की विभीषिका पर सरकारों का ध्यान खींचने में गया, लेकिन सरकार एक समस्या से निपटने के लिए 4 मंत्रालय और 72 विभाग बनाकर प्रसन्न रहती है। जल को लेकर सिंचाई विभाग, नलकूप विभाग, बाढ़ आपदा प्रबंधन विभाग, जल मंत्रालय आदि बनाकर लोगों को बता दिया जाता है सरकार काम कर रही है। सत्य यह है कि सरकार बस नाम कर रही है, वरना नदी की बाढ़ को तो रहने दीजिए। प्रदेश की राजधानी पटना में सिर्फ बारिश से ऐसी बाढ़ आई थी कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हाफ पैंट पहनकर सड़क पर खड़े दिखे थे। बाढ़ का आना हर सरकार के लिए एक उद्योग और अवसर होता है। राहत सामग्री के वितरण में क्या होता है वो जानते सब हैं, लेकिन आप साबित कुछ नहीं कर सकते। सरकारों से ज्यादा काम तो निजी स्तर पर कॉलेजों के बच्चे और सजग बिहारी कर देते हैं। चाहे मिथिला स्टूडेंट यूनियन हो या फिर कुछ जागरूक बिहारी, उन्होंने न सिर्फ पैसे जुटाए बल्कि राहत सामग्री की पैकिंग, डिलीवरी, दवाई आदि के साथ साथ लोगों का जीवन बचाया। यह काम सरकार का है, लेकिन सरकार हवाई दौरे से अधिक कुछ नहीं करती। मेरा ननिहाल डूबा हुआ है, वहां अभी तक कोई आपदा प्रबंधन टीम नहीं पहुंची क्योंकि अभी शायद मरने वाली स्थिति नहीं हुई। मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बाढ़ आदि इलाकों की पूरी कृषि योग्य धरती जलमग्न है। इस जल को निकलने और सूखने में इतना समय लगेगा कि अगहन और रबी की फसल नहीं हो पाएगी। आप सोचिए उन किसानों के बारे में जो कुछ उपजा ही नहीं सकते। फसल बीमा का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, लेकिन उसका सत्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में बीमा का पैसा आता ही नहीं, तो किसान को मिलेगा कहां से? मुझे याद है कि 2018 में बेगूसराय के कई गांवों में प्रखंड से मिलने वाले मक्का के बीजों की पैदावार जब सामने आई तो पूरे भुट्टे में गिनकर 10 दाने हुए। पूरे क्षेत्र का यही हाल था। किसानों ने बताया कि प्रखंड के स्तर पर एक्सपायरी डेट वाले बीजों को नए पैकेट में डालकर दे दिया गया। आप जाएंगे कहां? क्या किसान यह बात साबित कर पाएगा कि उसने जो बीज खरीदा है वो खराब है क्योंकि पैकेट तो नया है? उस साल मेरे गांव समेत कई अन्य गांव के किसानों ने मुझे बताया कि किसान फसल बीमा योजना का फॉर्म तो भरवाया जाता है, लेकिन बैंक कहती है कि उसके पास ऊपर से पैसे नहीं आए। बाढ़ में भी फसल से हुए नुकसान का कितना पैसा किसानों को मिलता है वो भी सबको पता है। हर बाढ़ के बाद लोग इस बात से ही खुश रहते हैं कि जीवन बच गया, घर नहीं बहा और खेत नहीं डूबा। जिनके डूब जाते हैं वह यह सोचकर स्वयं को मना लेते हैं कि अगले साल वापस उग जाएगा या इसी साल कहीं दूसरे खंड में उनकी पहले की डूबी जमीन शायद बाहर आ जाए। परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि समाधान की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, वरना जो परिस्थिति है उस हिसाब से सरकारों पर नरसंहार के मामले दर्ज होने चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि सैकड़ों करोड़ों के खर्च के बाद, पानी की प्राकृतिक बहाव को बांधों से रोकने के बाद, उसकी लगातार असफलताओं के बाद भी कोई नया समाधान क्यों नहीं है। सरकारों से यह पूछा जाना चाहिए कि आपने बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना के अलावा और कौन सा वैज्ञानिक शोध करवाया? क्या कोई केस स्टडी हुई है जिसका कुछ परिणाम आया? जी नहीं। इसे नियति का दोष मानकर हर सरकार आंख मूंदे समय काटती है। समाधान की जगह केंद्र से पैसे मांगे जाते हैं ताकि आपदा राहत कोष में पैसे आए और 20 पैकेट बांटकर पूरे गांव में राहत सामग्री वितरण की खबर अखबारों में छाप दी जाए। जिस परिस्थिति में मेरी मां का जन्म हुआ, आज 5 दशक बाद भी लगभग वैसे ही किसी न किसी घर में हर साल बच्चे जन्म ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि बाढ़ सिर्फ भारत में ही आती है, लेकिन ऐसा अवश्य है कि भारत बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए कभी भी प्रयासरत नहीं दिखा। यहाँ की सरकारों का पूरा ध्यान बाढ़ के बाद फैले रायते को समेटने में लगा रहता है।